हेलो मेरे स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। वेलकम टू पीएचडी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पिंडवाड़ा की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 12 है, चैप्टर नंबर 4 है, आय और रोजगार का निर्धारण। ठीक है, लेक्चर्स नंबर 9 है, नवा लेक्चर्स है। और आज का जो हमारा कंटेंट है कि न्यून मांग और अधिक मांग को ठीक करने के उपाय। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर्स के अंदर मैंने आपको न्यून मांग और अधिक मांग की समस्या के बारे में पढ़ाया था कि भाई न्यून मांग की समस्या और अधिक मांग की समस्या क्या होती है, कैसे उत्पन्न होती है, उसके क्या रिजल्ट निकलते हैं। तो ये मैंने आपको पढ़ा दिया। ठीक है, तो पहले तो उन लेक्चर वीडियो को क्लियर कर देना अच्छे से, किसी भी प्रकार का डाउट नहीं करना। ठीक है, अब देखिएगा, अब आपको देखना है कि न्यून मांग और अधिक मांग को ठीक कैसे किए जाते हैं, उसके उपाय को देखना है। ठीक है, बिल्कुल सर। देखिए बेटा, ये टॉपिक्स आरबीएससी के अंदर इस बार नहीं है, लेकिन अदर स्टेट के लिए तो ये चैप्टर है, तो उनको तो पढ़ना है। और अगर आरबीएससी के भी अगर बच्चे पढ़ लेते हैं तो कोई बुरा नहीं है, क्योंकि केवल इसी सत्र के अंदर नहीं है, मतलब 2021-22 मतलब 2022 के अंदर जो आरबीएससी का जो पेपर है तो उसमें ये चैप्टर नहीं है। बट न्यू सेक्शन जो होगा तो उन बच्चों के लिए तो काम का है, और जो सीबीएसई के बच्चे हैं तो उनके तो ये चैप्टर है ही सिलेबस के अंदर, तो उनको तो पढ़ना ही है। ठीक है, इसीलिए कह रहा हूं, क्योंकि आज एक बच्चे ने कहा था कि सर यार ये हमारे चैप्टर नहीं तो आप क्यों पढ़ा रहे हैं। तो भाई ये आपके इस बार नहीं है सिलेबस में, बट अदर स्टेट के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए हमें आज ये चैप्टर बना रहा। ठीक है, और इसकी जरूरत मुझे पड़ेगी सरकारी बजट के अंदर, ये ध्यान रखना, क्योंकि ये बजट की नीति है, ये जो राजकोषीय नीति है ये बजट की नीति ही कहलाती है, ध्यान रखना। देखो, न्यून मांग और अधिक मांग को ठीक करने के उपाय, और ये एग्जाम के अंदर लगभग फिक्स है कि ये क्वेश्चंस बनता ही रहता है। ठीक है, इसीलिए कह रहा हूं। तो देखो भाई, न्यून मांग और अधिक मांग को ठीक करने के दो तरह के उपाय है। एक तो उपाय है राजकोषीय उपाय, और दूसरा है भाई मौद्रिक उपाय। ठीक है, राजकोषीय जो नीति है इसको कौन अपनाता है? सरकार। मतलब सरकार जो न्यून मांग और अधिक मांग को ठीक करती है उसको हम कहते हैं राजकोषीय उपाय। ठीक है, सरकार अगर न्यून मांग और अधिक मांग को ठीक करेगी तो वो किस प्रकार की नीति अपनाएगी? एज ए बजट नीति का उपयोग करेगी। ठीक है, और दूसरा है आपके मौद्रिक उपाय। मौद्रिक उपाय को कौन अपनाता है सर? आरबीआई। यानी कि आरबीआई ठीक किस प्रकार से न्यून मांग और अधिक मांग को ठीक करेगी? तो भाई आरबीआई मौद्रिक नीति को अपनाकर न्यून मांग और अधिक मांग को कंट्रोलिंग करेगी। ठीक है, सरकार करेगी तो सरकार बजट नीति के माध्यम से न्यून मांग और अधिक मांग को ठीक करेगी। और अगर आरबीआई करेगी तो आरबीआई किस तरीके से करेगी? तो आरबीआई सर मौद्रिक नीति को अपनाकर करेगी। ठीक है सर। अब बच्चे कहते हैं कि सर मैं तो मौद्रिक नीति को याद करके चला जाता हूं। भाई एग्जामिनर किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ सकता है कि न्यून मांग और अधिक मांग को ठीक करने के लिए राजकोषीय नीति को बताइए या राजकोषीय उपाय बताइए। एग्जामिनर पर्टिकुलर भी पूछ सकता है, या ये भी कह सकता है कि भाई न्यून मांग और अधिक मांग को ठीक करने के लिए मौद्रिक उपाय को बताइए। पर्टिकुलर भी पूछ सकता है, या ये भी कह सकता है कि भाई हो सकता है राजकोषीय में से 2 पॉइंट उठा दे और मौद्रिक उपाय में से 2 पॉइंट उठा दे और फिर कह देगा इस टॉपिक्स पर एक्सप्लेन कर दो। ठीक है, इसीलिए कह रहा हूं। तो राजकोषीय नीति है जिसको राजकोषीय उपाय भी कहती है, यानी कि सरकार जो न्यून मांग और अधिक मांग को ठीक करेगी तो वो किसके माध्यम से करेगी? तो सर सरकार जो न्यून मांग और अधिक मांग को ठीक करेगी तो वो बजट नीति के माध्यम से करेगी, और आरबीआई करेगी तो वो मौद्रिक नीति के माध्यम से करेगी। ठीक है, अब भाई राजकोषीय नीति के अंदर 4 प्रकार के उपाय है। राजकोषीय नीति के अंदर 4 प्रकार के उपाय देखने हैं, और मौद्रिक नीति के अंदर कम से कम 6 से 7 उपाय है, तो उसके बारे में देखना है। ठीक है, तो पहले तो हम देखेंगे कि भाई राजकोषीय नीति क्या है या राजकोषीय उपाय क्या है।
तो देखिएगा राजकोषीय उपाय के अंदर पहला उपाय है सरकारी व्यय। पहला उपाय कौन सा है? सरकारी व्यय। अब भाई सरकारी व्यय के अंदर दो होते हैं, एक तो होता है सरकारी उपभोग व्यय और एक होता है सरकारी निवेश व्यय। अब मैंने आपको समग्र मांग पढ़ाई थी और उससे पहले भी जब न्यून मांग और अधिमांग पढ़ाया था तो उस समय भी मैंने बताया था कि सरकारी व्यय क्या होती है। तो भाई सरकारी व्यय जैसे कि मैंने आपको कह दिया कि सरकार जो चिकित्सा है या फिर शिक्षा है, तो यहाँ पर जो व्यय करती है परिवहन है, तो यहाँ पर जो खर्चा हो रहा है वो क्या है आपके सर? वो आपके सरकारी व्यय। ठीक है सर। अब सर सरकारी व्यय से किस प्रकार से न्यून मांग और अधिक मांग को ठीक कर सकती है? देखो भाई सरकारी व्यय के माध्यम से कैसे वो ठीक करेगी? तो भाई सरकारी व्यय में परिवर्तन करके सरकार अर्थव्यवस्था में अधिक मांग और न्यून मांग की स्थितियों को ठीक करने का उपाय करती है। ठीक है, सरकारी व्यय के माध्यम से न्यून मांग और अधिक मांग को ठीक कर सकती है। वो कैसे करेगी? देखो भाई जब देखो अधिक मांग अगर होती है, अगर अर्थव्यवस्था के अंदर अधिक मांग होगी तो सरकार क्या करेगी? तो सर सरकार व्यय कम करेगी। अगर अर्थव्यवस्था के अंदर अगर अधिक मांग है, ठीक है, क्या कह रहा हूं कि अगर अर्थव्यवस्था के अंदर अधिक मांग है मतलब डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, तो ऐसी स्थिति में सरकार क्या करेगी सर? तो गवर्नमेंट अपने एक्सपेंसेस कम कर देगी, क्योंकि डिमांड ज्यादा हो रही है तो व्यय क्या हो जाएगा? सरकारी व्यय कम हो जाएगा। और अगर मान लीजिएगा ये कंडीशंस मिल रही है कि भाई एएस ज्यादा हो रहा है, ठीक है, अगर सप्लाई ज्यादा हो रही है तो गवर्नमेंट क्या करेगी सर? तो गवर्नमेंट अपना एक्सपेंसेस बढ़ा देगी। अगर न्यून मांग होती है तब सरकारी व्यय बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, सरकारी व्यय में वृद्धि आय के चक्र का प्रभाव में समावेश की भूमिका निभाती है। अब इस आय का चक्र प्रभाव क्या होता है? तो यार ये मैंने आपको राष्ट्रीय आय के अंदर पढ़ाया था, ठीक है, नेशनल इनकम वाले चैप्टर के अंदर। आय का चक्र का प्रभाव क्या होता है कि भाई एक अर्थव्यवस्था के अंदर जब वस्तु सेवा और मुद्रा का प्रवाह होता है, जब वस्तु और सेवा और मुद्रा इन तीनों का जब प्रवाह होता है तो उसको हम कहते हैं आय का चक्र का प्रवाह। ठीक है, बिल्कुल सर। अब देखना भाई कि समावेश और भरण क्या होता है, या समावेश या वापसी क्या होते हैं, तो ये मैंने राष्ट्रीय के अंदर पढ़ाया था, नेशनल इनकम के अंदर। भाई ये मान लीजिएगा आपके आय का चक्र का प्रवाह है, ठीक है। अब इस चक्र का प्रवाह के अंदर अगर आपकी आय, अगर मान लीजिएगा इस चक्र के अंदर, ठीक है, इस प्रवाह के अंदर अगर पैसा आ रहा है, अगर इस अर्थव्यवस्था के अंदर अगर पैसा आ रहा है तो हम क्या कहेंगे भाई? समावेश हुआ है। और अगर इस अर्थव्यवस्था से अगर पैसा गया या इस प्रवाह से पैसा गया तो हम क्या कहेंगे? वापसी हुई। समझ में आया? अगर इसमें पैसा आएगा तो समावेश है, अगर पैसा गया है तो वापसी है। मतलब मैंने आपको एक तो क्षरण और भरण, क्षरण और भरण ये मैंने आपको पढ़ाया था राष्ट्रीय आय के अंदर, ठीक है, बिल्कुल। तो देखना सरकारी व्यय में वृद्धि आय के चक्रीय प्रवाह में समावेश की भूमिका निभाती है और सरकारी व्यय में कमी आय के चक्र का में वापसी की भूमिका निभाती है। मतलब ये क्या हो रहा है? वापसी हो रही है और ये समावेश हो रहा है। समझ में आया? बिल्कुल सर। तो यार ये मैंने आपको पहले बताया थे कि अगर न्यून मांग और अधिक मांग को ठीक करना है तो कैसे करेंगे कि भाई अगर अधिक मांग चल रही है, डिमांड ज्यादा सप्लाई कम है, तो क्या करना होगा सर? तो गवर्नमेंट अपना एक्सपेंसेस कम कर देगी। और अगर मान लीजिएगा न्यून मांग हो रही है तो न्यून मांग को कैसे ठीक करेगी? तो सर गवर्नमेंट खर्चों को बढ़ा देगी। समझ में आया? तो सरकार है वो सरकारी व्यय के माध्यम से भी न्यून मांग और अधिक मांग को ठीक कर सकती है। समझ में आया? अगर अधिक मांग चलेगी तो सरकारी व्यय में क्या होगा? अगर अधिक मांग चल रही है, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो सरकारी व्यय क्या होगा? कम हो जाएगा क्योंकि डिमांड ज्यादा है। और अगर मान लीजिएगा न्यून मांग है तो सरकार क्या करेगी सर? तो सरकार खर्चों के अंदर बढ़ोतरी करेगी। न्यून मांग है तो खर्चों में बढ़ोतरी होगी, ठीक है, और अधिक मांग है तो कम करेगी। समझ में आया? बिल्कुल सर। तो ये था पहला उपाय सरकारी व्यय के माध्यम से।
अब दूसरा आ रहा है कर, मतलब टैक्स के बारे में, ठीक है। तो एक बार ये नोट कर दो, ध्यान रखना, राजकोषीय नीति मतलब बजट नीति के माध्यम से क्या हो, एक बात उसको नोट कर दो अच्छे से। अब देखो भाई, सेकंड उपाय है आपके कर मतलब टैक्स। अब भाई टैक्स के माध्यम से किस तरह न्यून मांग और अधिक मांग की समस्या को ठीक करेगी, ठीक है, तो उसके बारे में देखना है। तो देखो भाई, परिवार तथा उत्पादों पर कर भार को बढ़ाकर सरकार अर्थव्यवस्था में क्रय शक्ति को कम कर देता है, ठीक है। अगर मान लीजिएगा अर्थव्यवस्था के अंदर अगर परचेसिंग पावर कम करनी है तो सरकार क्या करेगी, तो सर गवर्नमेंट टैक्स की रेट को बढ़ाएगी। यानी कि अगर मुझे अर्थव्यवस्था के अंदर अगर क्रय शक्ति को कम करना है तो सरकार डायरेक्ट क्या करेगी, टैक्स की रेट को बढ़ा देगी। और जब टैक्स की रेट बढ़ेगी तो वस्तु महंगी होगी, और वस्तु महंगी होगी तो लोग खरीदना कम करेंगे, मतलब उपभोग क्या हो जाएगा, कम होगा, ठीक है। देखो, और इसी के विपरीत अगर कर भार अगर कम करेगा तो सरकार क्या होगी, तो सरकार क्रय शक्ति को बढ़ाती है, ठीक है। अगर टैक्स की रेट भाई देखो, अगर टैक्स की रेट अगर बढ़ेगी तो सर क्या होगा, तो सर परचेसिंग पावर क्या होगा, तो सर परचेसिंग पावर के अंदर कमी आएगी, ठीक है। अगर टैक्स की रेट बढ़ी तो परचेसिंग पावर क्या होगा, कम होगा। अगर टैक्स की रेट कम हुई तो परचेसिंग पावर बढ़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहां से भी क्या कर सकते हैं सर, अधिक मांग और न्यून मांग को कंट्रोलिंग कर सकती है। अब ये सर न्यून मांग और अधिक मांग को कैसे कंट्रोलिंग करेगी, तो देखो भाई, अगर न्यून मांग का अगर सामना करना है ना, मतलब न्यून मांग को अगर ठीक करना है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, तो सर गवर्नमेंट टैक्स को कम करेगी, ठीक है। अगर न्यून मांग है, ठीक है, अगर भाई न्यून मांग को अगर ठीक करना है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, तो सर गवर्नमेंट टैक्स की रेट को कम कर देगी। न्यून मांग को अगर ठीक करना है तो गवर्नमेंट क्या करेगी सर, तो गवर्नमेंट टैक्स की रेट को कम करेगी। और अगर अधिक मांग की समस्या है तो सर गवर्नमेंट टैक्स की रेट को बढ़ाएगी। और अगर अर्थव्यवस्था के अंदर अधिक मांग की समस्या है कि भाई डिमांड ज्यादा हो रही है, सप्लाई कम हो रही है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, तो सर गवर्नमेंट टैक्स की रेट को बढ़ाएगी। वापस देखो क्या कह रहा हूं, टैक्स के माध्यम से कैसे न्यून मांग और अधिक मांग को ठीक करेगी। अगर न्यून मांग को कम करना है तो टैक्स की रेट को कम कर दो, अगर अधिक मांग की समस्या को ठीक करना है तो टैक्स की रेट को बढ़ा दो, ठीक है। अगर एक्सेस डिमांड को अगर कंट्रोलिंग करना है तो टैक्स की रेट को बढ़ा दो, क्योंकि डिमांड ज्यादा है। डिमांड ज्यादा क्यों है, क्योंकि टैक्स की रेट कम है, और टैक्स की रेट को अगर बढ़ा देते हैं तो डिमांड कम हो जाएगी। न्यून मांग को अगर बढ़ाना है तो टैक्स की रेट को कम कर दो, ताकि क्या होगा, उपभोक्ताओं की या लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ जाएगी, ठीक है सर। अब देखो भाई, तीसरा है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पर भी पर्टिकुलर क्वेश्चन बन सकता है कि भाई ये सार्वजनिक उधार या सार्वजनिक ऋण क्या है, किसे कहते हैं, क्योंकि इस पर भी पर्टिकुलर क्वेश्चन आता रहता है, इसीलिए कह रहा हूं, क्योंकि ये मोस्ट है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसीलिए कह रहा हूं। अब देखो भाई, सार्वजनिक उधार जिसको हम सरकारी उधार भी कह सकते हैं, ठीक है, सार्वजनिक उधार को सार्वजनिक ऋण भी कह सकते हैं और इसको सरकारी उधार भी कह सकते हैं। अब देखो ये क्या होता है, तो सर जब जनता से उधार लेकर सरकार सार्वजनिक ऋण का निर्माण करती है, क्या कह रहा है, इस लाइन को इंपोर्टेंस समझो अच्छे से। सरकार जब जनता से उधार लेकर, ठीक है, यानी कि जब गवर्नमेंट पब्लिक से जब पैसा कलेक्ट करेगी उधार के रूप में, तो उससे क्या होगा, पैसा ज्यादा हो जाएगा। तो जो पैसा ज्यादा होगा, जो पैसे हमारे पास में कलेक्ट हुए गवर्नमेंट के पास में, उसको हम क्या कहते हैं, सार्वजनिक ऋण, ठीक है। क्या कह रहा हूं आपको भाई, जब सरकार को पैसे चाहिए तो सरकार जब जनता से पैसे कलेक्ट करेगी, तो जो पैसा कलेक्ट होगा उसको हम कहते हैं सार्वजनिक ऋण। अब क्वेश्चन ये होता है कि सर सरकार तो कभी भी हमारे पास में पैसा मांगने नहीं आई, सरकार क्या पागल है कि जो हमारे पास से ऋण लेने आएगी, आज तक कभी सरकार तो आई नहीं हमारे पास में ऋण लेने। तो सर क्वेश्चन ये है
कि सरकार किस तरह से लोगों से उधार लेती है। क्या हमारे अकाउंट से पैसा काटती है? क्या हमारे घर पर आती है सरकार पैसा मांगने? नहीं भाई, सरकार आपके घर पर पैसा मांगने नहीं आती है। सरकार कैसे उधार लेती है? तो देखो भाई, गवर्नमेंट को जब भी पैसा चाहिए, उधार चाहिए, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? तो सर गवर्नमेंट अर्थव्यवस्था के अंदर नई नई स्कीमें चलाएगी, नई नई स्कीमें चलाएगी, ताकि वहां पर क्या होगा सर, ताकि वहां पर जनता उस स्कीम के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर देगी। ठीक है, जैसे मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि LIC, ठीक है, लोग क्या करते हैं कि भाई उस LIC के अंदर पैसा डाल देती है और वो पैसा सीधा कहा जाता है, तो सर वो पैसा सीधा गवर्नमेंट के पास में जाता है। तो जो गवर्नमेंट के पास में पैसा है वो क्या है? ये जो उधारी तो है। ठीक है, अब यहां पर समझना अच्छे से कि भाई ये जो गवर्नमेंट के पास में पैसा है, अब ये पैसा वापस आपको कब मिलेगा? तो सर जब आपका टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा तब वो पैसा आपको वापस मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि यहां पर मैं ये कहना चाहूंगा, या ये कह सकते हैं कि जब आपकी मैच्योरिटी पूरी हो जाएगी, ठीक है, जब आपकी मैच्योरिटी कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद में भी वो आपको पैसा मिलेगा। ठीक है, तो आप मैच्योरिटी के अंदर भी आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर जो LIC है, तो LIC के अंदर भी यही हो रहा है, सार्वजनिक ऋण का काम, क्योंकि LIC क्या है? एक सरकारी तो है, LIC एक सरकारी कंपनी ही है। ठीक है, ताकि गवर्नमेंट क्या कहती है कि भाई वहां पर आप पैसा इन्वेस्ट करो, तो पैसा इन्वेस्ट करना मतलब गवर्नमेंट के पास में उधार ही आया है। ठीक है, ये ध्यान रखना, क्योंकि भाई LIC आपको पैसा कब देगी? जब या तो आपका टाइम पीरियड पूरा होगा, या फिर आपको जब आप क्लेम करोगे, ठीक है, जब आप क्लेम करोगे, जब आपको कोई दुर्घटना होगी तब आपको वो पैसा देगी। तो ये क्या है? उधारी तो है सरकार के पास में। ठीक है, जब आप पैसा डाल रहे हैं तो सरकार के पास में सरकार उधारी तो ले रही है, यानी कि मैच्योरिटी के माध्यम से भी आप सरकार उधार लेती है, मतलब नई नई स्कीमें बनाकर। ठीक है, बिल्कुल सर। अब देखो भाई, इस स्थिति में मतलब न्यून मांग की स्थिति में सरकार क्या करेगी? तो सर न्यून मांग के अंदर सरकार जनता से उधार लेना कम करेगी। ठीक है, न्यून मांग के अंदर कह रहा हूं कि अगर न्यून मांग को अगर कंट्रोलिंग करना है, ठीक है, अगर न्यून मांग को अगर ठीक करना है तो गवर्नमेंट क्या करेगी सर? तो गवर्नमेंट लोन लेना कम करेगी। अगर न्यून मांग को ठीक करना है तो लोन लेना क्या करेगी? गवर्नमेंट कम करेगी। इससे लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ जाएगी, और लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ेगी तो मतलब ये समझना कि अर्थव्यवस्था के अंदर तरलता पाएगी। और अगर अधिक मांग को अगर ठीक करना है, एक्सेस डिमांड को अगर कंट्रोलिंग करना है, तो लोन देना क्या करेगी? गवर्नमेंट बढ़ा देगी। ठीक है, अगर अधिक मांग को ठीक करना है तो गवर्नमेंट क्या करेगी? लोन लेना बढ़ा देगी, ताकि परचेसिंग पावर भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। समझ में? अगर अधिक मांग की समस्या को ठीक करना है तो सरकार उधार लेना ज्यादा करेगी, जिससे कि लोगों की क्रय शक्ति कम हो जाएगी। और अगर न्यून मांग की समस्या को ठीक करना है तो सरकार क्या करेगी? टैक्स के रेट को कम करेगी और परचेसिंग पावर बढ़ जाएगा। समझ में आया? क्लियर है? ठीक है, देखो न्यून मांग की स्थिति में सरकार जनता से उधार लेना कम करती है ताकि लोगों की क्रय शक्ति बढ़े, और इसी के विपरीत अधिक मांग की स्थिति में सरकार सार्वजनिक ऋणों को बढ़ा देती है ताकि लोगों की क्रय शक्ति कम हो जाए। समझ में आया? क्योंकि भाई इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसको अच्छे से क्लियर करना है। बिल्कुल। अब देखो भाई, RBI से उधार, अब देखो भाई सरकार कहां से पैसा उधार ले सकती है? तो भाई सरकार है जो जनता से उधार ले सकती है, सरकार RBI से भी पैसा उधार ले सकती है, यानी कि सरकार है जो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों माध्यम से लोन ले सकती है। मतलब विदेशों से भी लोन ले सकती है, तो RBI से कर लेती तो वो इंटरनल के अंदर माना जाता है। ठीक है, देखो RBI से उधार क्या कह रहा है कि भाई न्यून मांग की स्थिति में सरकार RBI से अधिक उधार लेती है ताकि अर्थव्यवस्था में अधिक तरलता आ जाए। समझ में आई? अगर न्यून मांग को ठीक करना है तो गवर्नमेंट क्या करेगी? तो सर गवर्नमेंट RBI से ज्यादा उधार लेगी। ठीक है, अगर
न्यून मांग को अगर ठीक करना है तो गवर्नमेंट क्या करेगी सर, तो गवर्नमेंट आरबीआई से ज्यादा उधार लेगी, समझ में आया। और इससे क्या होगी, तो सर इससे अर्थव्यवस्था के अंदर अधिक तरलता आएगी, अधिक लिक्विडिटी होगी। अगर इसी के विपरीत अगर अधिक मांग को अगर ठीक करना है तो सरकार उधार दे क्या कर, तो सर उधार देना कम करेगी, समझ में आया, ताकि अर्थव्यवस्था में तरलता कम हो जाए, समझ में आया। अगर अधिक मांग को ठीक करना है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, तो सर गवर्नमेंट उधार लेना कम कर देगी आरबीआई से, ठीक है, ताकि तरलता कम आ जाए, समझ में आया, बिल्कुल। अब देखते हैं कि भाई ये तो आपके राजकोषीय उपाय थे, अब आपको देखना मौद्रिक उपाय क्या है, ठीक है, क्योंकि राजकोषीय उपाय के अंदर केवल 4 उपाय थे। अब आपको देखना है कि मौद्रिक नीति या मौद्रिक उपाय के अंदर कौन कौन से उपाय जिससे न्यून मांग और अधिक मांग को ठीक कर सकते हैं। तो उससे पहले आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक टर्म्स है, उसको देखना होगा, ताकि आपको आगे वाला जो मौद्रिक उपाय है उसको अच्छे से समझ में आए। देखिएगा वीडियो थोड़ी लंबी होगी तो प्लीज स्किप करके आप इसको दोहराने की कोशिश मत करना, वरना आपको ये कॉन्सेप्ट आपको कभी भी क्लियर नहीं होगा। अगर स्किप कर दिया तो बेटा ये टॉपिक्स आपको समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मैं जो भी बेसिक टर्म्स बताने वाला हूँ, बेसिक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, इससे आपके 2 चैप्टर क्लियर हो गए। 2 चैप्टर कौन कौन से, तो सर मुद्रा और बैंकिंग वाला भी चैप्टर आपके क्लियर हो जाएगा, और साथ ही ये भी चैप्टर आपके क्लियर होगा, समझ में आया, बिल्कुल। एक बार इसको याद नोट कर दो, ठीक है, केवल याद तक नोट करना ही ध्यान रखना। तो अब देखो भाई कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, उनको अच्छे से समझना है, ठीक है। जो मैंने आपको पहले तो वैसे पढ़ाया है, लेकिन अब वापस एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसकी एक जरूरत पड़ने वाली है, इसीलिए। देखो भाई सबसे पहला टर्म है आपकी रेपो रेट। रेपो रेट को रेपो दर भी कह सकते हैं और बैंक दर भी कह सकते हैं, ठीक है ना। रेपो रेट को रेपो दर भी कह दो या बैंक दर कह दो, एक ही बात है। अब ये भाई क्या होते हैं, देखो सर, जिस दर पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को उधार लोन देता है उसको हम क्या कहते हैं, रेपो रेट। क्या कह रहा हूं, जिस रेट पर आरबीआई कॉमर्शियल बैंकों को लोन देगी उसको हम कहते हैं रेपो रेट। एग्जांपल से समझो ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो भाई ये है आपके व्यावसायिक बैंक, ये आपके है व्यावसायिक बैंक, ठीक है, बिल्कुल सही, यानी कि कॉमर्शियल बैंक जिनको वाणिज्यिक बैंक कहते हैं। और ये है आपके आरबीआई, ठीक है। अब देखना भाई ये आरबीआई इस कॉमर्शियल बैंक को, आरबीआई इस कॉमर्शियल बैंक को भाई 10 लाख रुपए का लोन देती है, ठीक है। आरबीआई कॉमर्शियल बैंकों को 10 लाख रुपए का लोन देती है एज ए 7% इंटरेस्ट रेट पर, ठीक है। आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को लोन दे रही है 7% ब्याज पर, कितना, 10 लाख रुपए का। तो ये जो 7% की जो रेट है नी, ये जो 7% की जो रेट है, इसी को हम क्या कहते हैं, रेपो रेट, समझ में आया। जिस दर पर आरबीआई कॉमर्शियल बैंकों को उधार लोन देती है उसको हम क्या कहते हैं, रेपो रेट, समझ में आया, जिसको बैंक दर या रेपो दर भी कहते हैं, ठीक है सर। तो देखो सेकंड आपके रिवर्स रेपो रेट। अब ये भाई रिवर्स रेपो रेट क्या होते हैं, एक्चुअली बच्चा दिमाग क्या लगाता है पता है कि भाई रेपो रेट के अंदर आरबीआई कॉमर्शियल बैंकों को ऋण दे रहा है, तो क्या सर रिवर्स में कॉमर्शियल बैंक आरबीआई को ऋण देगा, नहीं भाई, यहां पर ऐसा नहीं है, ठीक है। रिवर्स रेपो रेट क्या होती है, देखो वह दर जिस पर वाणिज्यिक बैंक आरबीआई के पास में अपना अतिरिक्त फंड जमा करते हैं। देखो इसको एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। देखो भाई ये कौन है, आम जनता, ये है वाणिज्यिक बैंक यानी कि कॉमर्शियल बैंक, ठीक है, बिल्कुल सर। और ये कौन है सर, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ
इंडिया। ठीक है, अब देखना है यहां पर कि भाई आम जनता अपना खाता खुलवाएगी तो कहां पर जाएगी सर? एज ए वाणिज्यिक बैंकों के पास जाएगी। अगर आम व्यक्ति या आम जनता को अगर खाता खुलवाना है तो वो कहा जाएगी सर? वाणिज्यिक बैंकों के पास में। ठीक है, बिल्कुल सर। आम व्यक्ति या आम जनता अपने जो भी पैसे है वो कहा जमा करवाएगा सर? एज ए कॉमर्शियल बैंक के पास में। ठीक है, अगर आम जनता को अगर ऋण चाहिए तो वो ऋण किससे लेगा? एज ए कॉमर्शियल बैंकों से ही लेगा। ठीक है सर। अब देखना भाई, आम व्यक्ति कभी भी आरबीआई के पास में डायरेक्ट जाकर ऋण नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि आम व्यक्ति के लिए या आम जनता के लिए किसकी व्यवस्था कर रखी है? वाणिज्यिक बैंकों की। ठीक है, आम जनता अपने जो भी पैसे जमा करवाती है कहां पर? वाणिज्यिक बैंकों के पास में। वाणिज्यिक बैंक क्या करते हैं सर? तो उन जमाओं पर उनको ब्याज देती है। ठीक है, व्यावसायिक बैंक किनके खाते रखती है सर? तो व्यावसायिक बैंक आम जनता के खातों को रखती है। समझ में आया? व्यावसायिक बैंक किनके खाते रखेगी? आम जनता के। बिल्कुल सर। अब यहां पर समझो, अब यहां पर बच्चा कंफ्यूजिंग होगा। बच्चा सोच रहा है कि सर वाणिज्यिक बैंक आरबीआई को ऋण देगा। नहीं भाई, ऐसा कभी भी नहीं होगा, सोचना भी मत। क्यों? क्योंकि आरबीआई कौन है? बैंकों का बैंक है। ठीक है ना, आरबीआई कौन है? बैंकों का बैंक है। ठीक है ना, आरबीआई कभी भी वाणिज्यिक बैंकों से ऋण नहीं ले सकता क्योंकि ये तो बैंकों का बैंक कहलाता है। आरबीआई जैसा कहेगी वैसा वाणिज्यिक बैंकों को करना होगा। ठीक है ना, यानी कि इस तरीके से समझो कि ये कौन है? उसका पिता है और ये उसका पुत्र है। ठीक है, आरबीआई बाप है और वाणिज्यिक बैंक उसका बेटा है। समझ में है? बेटा कभी भी बाप को ऋण नहीं दे सकता, लेकिन बाप बेटे को ऋण दे सकता है। समझ में है? आरबीआई कॉमर्शियल बैंकों को लोन दे सकती है, उधार दे सकती है, लेकिन कॉमर्शियल बैंक कभी भी आरबीआई को ऋण नहीं देती है। समझ में है? देखो, मैंने अभी आपको बताया है कि आम जनता अपना जो भी छोटी छोटी जमा है वो कहां करवाती है? एज ए वाणिज्यिक बैंकों को। ठीक है, अब देखना, वाणिज्यिक बैंकों के पास में छोटी छोटी जो भी जमा आती रहती है, करोड़ों में, लाखों में। ठीक है, तो वाणिज्यिक बैंक अपनी जमा कहां करवाते हैं? आरबीआई के पास। ठीक है, देखना है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। वाणिज्यिक बैंक किनके खाते रखता है? आम जनता के। जबकि आरबीआई किसके खाते रखेगी? तो सर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों के खाते रखेगी। ठीक है, कॉमर्शियल बैंक किनके खाते रखती है? तो सर कॉमर्शियल बैंक आम जनता के खाते रखती है, जबकि आरबीआई किसके खाते रखेगी? वाणिज्यिक बैंकों के। ठीक है, देखना, वाणिज्यिक बैंक अपनी जमा कहां करवाते हैं? आरबीआई को। तो आरबीआई क्या करता है सर? तो आरबीआई उस जमा पर उनको ब्याज देता है। ठीक है, कॉमर्शियल बैंकों ने जो भी अपनी डिपॉजिट करवाई है तो आरबीआई क्या करेगी सर? तो आरबीआई उस जमाओं पर उनको ब्याज देगी। तो जिस दर पर ब्याज देगी उसको हम कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। समझ में आया? उसको हम क्या कहते हैं? रिवर्स रेपो रेट। समझ में आया? क्लियर है? ठीक है सर। अब देखो भाई, नकद आरक्षित अनुपात, तीसरा आपके क्या है? नकद आरक्षित अनुपात, जिसको सीआरआर कहते हैं और इसको एलआरआर भी कहते हैं। ठीक है, जिसी को विधिक आरक्षित अनुपात भी कहते हैं। ठीक है, इसको नकद आरक्षित अनुपात भी कह सकते हैं और इसको विधिक आरक्षित अनुपात भी कह सकते हैं। अब ये सर सीआरआर क्या होता है? देखो, इसकी डेफिनेशन देखना, क्योंकि एक या तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेते रहना, क्योंकि इसकी जरूरत अब आगे पढ़ने वाली है। इसीलिए सीआरआर वह न्यूनतम अनुपात है जो व्यावसायिक बैंकों को अपनी कुल जमा का एक निश्चित अनुपात आरबीआई के पास में कानूनी रूप से जमा करना होता है। देखो, इसको मैं अच्छे से एग्जांपल से समझाता हूं ताकि आपके डाउट ही नहीं रहेगा। ठीक है, देखो,
भाई मान लीजिएगा ये है आपके वाणिज्यिक बैंक, ये कौन है? वाणिज्यिक बैंक, ठीक है, बिल्कुल सर। और ये है आपके आरबीआई, ठीक है, बिल्कुल सर। और मान लीजिएगा सीआरआर की रेट ले लेते हैं हम 10%, ठीक है, बिल्कुल सर। अब देखना सीआरआर या एलआरआर क्या होती है, ठीक है, क्योंकि सीआरआर को एलआरआर भी कहते हैं। देखो सीआरआर क्या होती है सर, तो वाणिज्यिक बैंकों को अपने कुल जमा का एक निश्चित भाग जो कानूनन रूप से आरबीआई के पास में जमा करना होता है। क्या कहा है? वाणिज्यिक बैंकों को अपने कुल जमा का एक निश्चित अनुपात जो कानूनन रूप से या विधिक रूप से आरबीआई के पास में जमा करना होता है। जस्ट सपोज मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं। मान लीजिएगा कॉमर्शियल बैंकों की कुल जमा है 10 लाख रुपए, ठीक है, कितनी है? 10 लाख रुपए। अब मैं ये कहता हूं कि भाई कॉमर्शियल बैंकों को अपने कुल जमा का एक निश्चित भाग, मतलब सीआरआर की रेट कितनी है? 10% है, तो इसका 10% मतलब 1 लाख रुपीस, 1 लाख रुपीस जो कानूनी रूप से आरबीआई को डिपॉजिट करनी होगी, ठीक है, कानूनी रूप से आरबीआई के पास में जमा करवानी होगी। तो ये जो 1 लाख रुपए है इसको हम क्या कहते हैं? सीआरआर। समझ में आया? क्या कहा है कि भाई वाणिज्यिक बैंकों को अपने कुल जमा का एक निश्चित अनुपात जो कानूनन रूप से आरबीआई के पास में जमा करना होता है, जिसको हम कहते हैं सीआरआर या एलआरआर। क्लियर है? ठीक है सर। अब देखना है कि ये एसएलआर क्या होता है, ठीक है, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ने वाली है, तो एक बार इसको नोट कर दो या स्क्रीनशॉट ले लो इसको। तो देखो भाई, अब चौथा पॉइंट है आपकी वैधानिक तरलता अनुपात। वैधानिक तरलता अनुपात जिसको हम एसएलआर भी कहते हैं, ठीक है, वैधानिक तरलता अनुपात को हम क्या कहते हैं? एसएलआर। क्या होता है? देखो एसएलआर वह न्यूनतम अनुपात है जो व्यावसायिक बैंकों को अपनी कुल जमा का एक निश्चित अनुपात, देखो भाई यहां तक तो सीआरआर के जैसे ही है, लेकिन अब आगे थोड़ा सा चेंज हुआ है। क्या? कि सर एक निश्चित अनुपात अपने पास तरल संपत्तियों के रूप में रखना होता है, ठीक है। देखो इसको एक एग्जांपल से समझो भाई। वापस हुई, ये आपके व्यावसायिक बैंक है, ये कौन है? व्यावसायिक बैंक, ठीक है, और ये है आपके आरबीआई, ठीक है सर। अब भाई मान लीजिएगा एसएलआर है 8% है, ठीक है, बिल्कुल सर। अब इसको अच्छे से क्लियर करना। व्यावसायिक बैंकों को अपनी कुल जमा, मान लीजिएगा कुल जमा है जस्ट सपोज 10,000 रुपए, ठीक है, कितनी है? 10,000 रुपए, या जस्ट सपोज 1 लाख रुपए, ठीक है, 1 लाख रुपए से व्यावसायिक बैंकों की कुल जमा कितनी है? 1 लाख रुपए। अब क्या करो? व्यावसायिक बैंकों को अपने कुल जमा का एक निश्चित भाग अपने पास तरल संपत्ति के रूप में रखना होता है। देखो भाई कुल जमा कितनी है? 1 लाख रुपए। इस 1 लाख का एसएलआर कितनी है? 8%। तो 1 लाख का 8% कितना होता है भाई? 8,000 रुपए, ठीक है। तो सर ये जो 8,000 रुपए ये कानूनन रूप से अपने पास में रखना होगा, ठीक है। ये जो एसएलआर, ये जो 8% चल रही है, जो आरबीआई ने तय कर रखा है कि भाई एसएलआर की रेट 8% है, ठीक है। तो ये जो 8% है, ठीक है, ये व्यावसायिक बैंकों को अपने पास में रखनी होगी, अपनी कुल जमा का, मतलब व्यावसायिक बैंकों को अपनी कुल जमा का एक निश्चित भाग जो तरल संपत्ति के रूप में रखना पड़ेगा, ठीक है। उसी को हम क्या कहते हैं? एसएलआर, ठीक है सर।
अब देखो भाई हमारे पास में, ये तो क्लियर हो गया भाई एसएलआर क्या होता है, बिल्कुल सर। अब देखना हमारे पास में भाई कुल जमा कितनी थी सर, 1,00,000 रुपए। 1,00,000 रुपए में से सीआरआर कितनी थी उस समय, 10%। ठीक है, 1,00,000 में से 10,000 तो किसके पास में गया है, तो सर वो 10,000 रुपए आरबीआई के पास में गया। 8,000 रुपए जो हमारे एसएलआर के अंदर गया। ठीक है, क्योंकि ये 8,000 रुपए तो भाई हम किसी को दे ही नहीं सकते, ये 8,000 रुपए तो हमें अपने पास में रखने कंपल्सरी है। ठीक है सर, और बाकी अब कितना हो चुका भाई, ये 18,000 हो चुके हैं। 1,00,000 में से 18,000 रुपए घटा दो, 82,000 रुपए। अब भाई देखो ये जो 82,000 रुपए है, अब ये 82,000 रुपए में दूसरों को लोन दे सकता हूं, समझ में आया। 1,00,000 में से 10,000 रुपए तो आरबीआई के पास में जाएंगे, 8,000 रुपए अपने पास रहेंगे यानी कि व्यावसायिक बैंकों को। ठीक है, और बाकी के 82,000 रुपए लोन के रूप में देगी दूसरों को। ठीक है, अब देखिए भाई कभी भी डायरेक्ट तो अपने पूरा का पूरा लोन तो दे नहीं सकते, यानी कि 1,00,000 रुपए तो 1,00,000 तो कोई पूरा दे नहीं सकती है। ठीक है, अगर 1,00,000 रुपए का पूरा दे दे तो भाई दूसरा को मांगने आएगा तो उसको क्या देगी, समझ में आए, इसीलिए। अब देखो भाई ब्याज दर क्या होता है, देखना इसको अच्छे से क्लियर करना, क्योंकि एक ही प्रश्न दो जगह आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मुद्रा बैंकिंग में भी हो रहे और यहाँ पर भी हो रहा है, इसीलिए कह रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि साख को नियंत्रण करने के अंदर ये मैंने आपको बताया था, बिल्कुल सर। अब देखो भाई ये ब्याज दर क्या होती है, बच्चे क्या करते हैं सर कि ब्याज दर को बैंक दर कहते थे, या फिर ब्याज दर को रेपो दर कहते हैं। नहीं भाई, रेपो दर अलग है, ब्याज दर अलग है। ब्याज दर क्या होते है, देखो वह दर जिस पर व्यवसायिक बैंक आम जनता को ऋण देते हैं। ठीक है, मतलब समझो इसको अच्छे से भाई, ये आपके व्यवसायिक बैंक है। ठीक है, ये कौन है, व्यवसायिक बैंक है, और ये मान लीजिएगा आम जनता। ठीक है, बिल्कुल सर। देखना व्यवसायिक बैंक जब आम जनता को ऋण देगी, क्या कह रहा हूं, जब व्यवसायिक बैंक आम जनता को लोन देगी तो जिस ब्याज दर पर देगी, मान लीजिएगा व्यवसायिक बैंक ने आम जनता को जस्ट सपोज आम जनता को कितना ऋण दिया, जस्ट सपोज 1,00,000 रुपए का। ठीक है, और उस पर ब्याज की दर है जस्ट सपोज 10% है। तो ये जो 10% पर ये जो लोन दिया है आम जनता को, ये 10% क्या है सर, ब्याज दर है, समझ में है। जिस दर पर आम जनता को लोन देगी वो क्या है, ब्याज दर। ब्याज दर में क्या हो रहा है, व्यवसायिक बैंक आम जनता को लोन देगी, तो जिस दर पर देगी वो आपके ब्याज दर कहलाते हैं। जबकि रेपो रेट के अंदर ऐसा नहीं था, रेपो रेट के अंदर आरबीआई दे रहा था व्यवसायिक बैंकों को उधार, समझ में आया, बिल्कुल सर। अब देखना आगे क्या कह रहा है कि जब रेपो रेट बढ़ेगी तब ब्याज दर भी बढ़ेगी, और जब रेपो रेट कम होगी तो ब्याज दर भी कम होगी, समझ में आया। जब रेपो रेट अगर बढ़ेगी तो ब्याज की दर भी क्या होगी, ऑफ कोर्स बढ़ने वाली है, और जब रेपो रेट कम होगी तो ब्याज की दर भी कम होगी। और मैं आगे बता रहा हूं, देखना, ठीक है, इसको नोट करते रहना अच्छे से। अब देखो भाई सीमांत आवश्यकता ये क्या है, क्या दिक्कत करता है, और काफी इंपॉर्टेंट भी है, जो एग्जाम के अंदर लगभग फिक्स रहता है इसका क्वेश्चन बनना। इसीलिए देखो भाई ये क्या होता है, इससे अभिप्राय न्यूनतम तत्काल अदायगी। अब यार हिंदी में क्या दिक्कत कर रहा है, देखना, न्यूनतम तत्काल अदायगी जिसको इंग्लिश में कहते हैं सर मिनिमम डाउन पेमेंट। मिनिमम डाउन पेमेंट से जो उधार लेने वाले को व्यवसायिक बैंकों से लिए गए अपने कुल उधार के कुछ प्रतिशत के रूप में देने की आवश्यकता होती है। देखना भाई ये क्या कह रहा है, इसको अच्छे से एग्जांपल के माध्यम से समझो। जस्ट सपोज एक मोबाइल है 15,000 रुपए का, 15,000 रुपए का क्या है सर, एक फोन है। अब इस फोन को मुझे फाइनेंस करवाना है, ठीक है सर।
अब भाई इस फोन को फाइनेंस करवाना है तो इसके लिए मुझे सर एक निश्चित एक मिनिमम डाउन पेमेंट आपको करना ही होगा, ठीक है। अगर ये आपको 15,000 रुपए का अगर ये फोन आपको अगर फाइनेंस करवाना है तो आपको इस 15,000 का एक मिनिमम डाउन पेमेंट तो करना ही होगा, ठीक है। जस्ट सपोज मिनिमम डाउन पेमेंट करना मान लीजिएगा 30% है, ठीक है। तो भाई 15,000 का 30% कितना हो गया सर 4,500 रुपए। तो भाई ये जो 4,500 रुपए ये आपको पहले पे करने होंगे। ये जो 4,500 रुपए है ये भाई आपको कैश में देने होंगे, जो एडवांस के रूप में देने होंगे, समझ में आए। ये जो 4,500 रुपए है ये आपको एडवांस के रूप में देने होंगे। और बाकी के जो भी भाग है, बाकी कितना हो गया 10,500 रुपए। ये बाकी कितना हो गया 10,500। इस 10,500 की क्या करनी होगी भाई, ईएमआई बनानी होगी, ठीक है। और कुछ कंपनियां तो ऐसे होती है कि सर उस ईएमआई पर ब्याज भी लेती है, उस ईएमआई पर ब्याज भी लेती है, समझ में आए। तो यहां पर क्या हो रहा है कि भाई ये जो 15,000 रुपए का मोबाइल है, इस 15,000 का एक निश्चित भाग जो आपको एडवांस के रूप में पे करना होता है, ठीक है। मतलब 15,000 तो 15,000 का 30% आपको एडवांस के रूप में तो आपको देना ही होगा, ठीक है। मतलब जब भी आपको अगर जब सपोज आपको कोई लोन के रूप में अगर चाहिए पैसे, तो एक्चुअली उसके लिए क्या है आपको मिनिमम डाउन का उसको या मिनिमम वैल्यू तक की उसके पास में संपत्ति रखनी पड़ेगी, ठीक है। कोई भी चीज अगर आप मान लीजिएगा उधार लेने वाले से अगर आप उधार लेने जाओगे तो उस व्यक्ति के पास में आपको एक न्यूनतम संपत्ति के रूप में तो भाई रखना ही होगा जमा, ठीक है। कोई ना कोई चीज उसके पास में गिरवी रखनी पड़ेगी न्यूनतम वैल्यू पर भी, ठीक है। वो बात आपको कह रहा हूं, समझ में आया। क्योंकि भाई ध्यान रखना ईएमआई पर कुछ कंपनियां तो ब्याज लेती है और कुछ कंपनियां ब्याज नहीं लेती, समझ में आया बिल्कुल सर। अब इसको एक बार नोट कर दो। अब मैं आपको अच्छे से क्लियर करवा देता हूँ, कॉन्सेप्ट को एकदम परफेक्ट करना है इसीलिए कह रहा हूँ। एक बार उसका स्क्रीनशॉट ले लो, चलेगा। अब आपको देखना है कि भाई इसके मौद्रिक उपाय क्या है, ठीक है ना। इसीलिए मैंने आपको पहले कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए थे। तो देखो भाई सबसे पहले तो है आपकी रेपो रेट, ठीक है, जिसको बैंक दर भी कहते हैं या रेपो दर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना जब भी आप आंसर लिखोगे ना तो रेपो रेट क्या है, तो रेपो रेट की सबसे पहले आप उसकी डेफिनेशन लिखना और उसके बाद में इसके आगे ये मेथड आपको डालना है, ठीक है भाई। अब देखो रेपो रेट से कैसे न्यून मांग और अधिक मांग को ठीक कर सकते हैं। तो देखो भाई जब अधिक मांग की अगर समस्या होगी, ठीक है, तो देखो भाई पहले तो एक बार ये भी देख लो कि अधिक रेपो रेट क्या होती है। तो सर आरबीआई जिस दर पर व्यावसायिक बैंकों को लोन देती है उसको हम क्या कहते हैं, रेपो रेट, ठीक है। तो अब सर रेपो रेट से अधिक मांग की समस्या कैसे होती है। तो देखो भाई अधिक मांग की समस्या की स्थिति को ठीक करने के लिए रेपो रेट को बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। अगर अधिक मांग की समस्या को अगर ठीक करना है, कंट्रोल करना है कि भाई डिमांड ज्यादा हो रही है, तो रेपो रेट से हम कैसे करेंगे। अभी आपको मैंने एक लाइन लिखाई थी कि अगर रेपो रेट बढ़ेगी, अगर रेपो रेट बढ़ेगी तो ब्याज की दर भी बढ़ेगी, अगर रेपो रेट कम होगी तो ब्याज की दर भी कम होगी। ये मैंने आपको भी लिखवाया था, अगर आप रेपो रेट को बढ़ाओगे तो ब्याज की दर बढ़ेगी, और जब ब्याज की दर बढ़ेगी तो एक्चुअली मांग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, समझ में आया ना। तो क्लियर है, ठीक है। इससे साख की मांग कम होगी। अगर रेपो रेट को बढ़ाओगे तो ब्याज की दर तो बढ़ने वाली है, ये तो ऑफ कोर्स है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। जब ब्याज की दर बढ़ेगी तो साख की मांग क्या हो जाएगी, कम होगी। और इसी के विपरीत अगर आपको डिमांड बढ़ानी है तो भाई अगर न्यून मांग को अगर ठीक करना है तो क्या करोगे सर, तो सर रेपो रेट को कम करेंगे जिससे ब्याज की दर भी कम हो जाएगी और साख की मांग बढ़ जाएगी, समझ में आया। अगर न्यून मांग को कंट्रोल करना है
अगर नियत मांगों को ठीक करना है तो क्या करना होगा सर, जो आपकी रेपो रेट है उस रेपो रेट को क्या करना होगा, कम करना होगा। अगर न्यून मांग को अगर ठीक करना है तो क्या करना होगा सर, तो सर रेपो रेट को कम कर दो, जिस वजह से क्या होगा, ब्याज दर कम होगा, और जब ब्याज दर कम होगा तो साख की मात्रा बढ़ जाएगी। समझ में आया क्या? ठीक है सर, बिल्कुल। और अधिमांग को कम करना है तो क्या, अधिमांग की अगर समस्या को ठीक करना है तो क्या करोगे सर, रेपो रेट को बढ़ा दो, तो इससे क्या होगा, ब्याज दर भी बढ़ जाएगा, और ब्याज दर बढ़ेगा तो साख की मांग वैसे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है सर, तो सबसे पहले उसकी डेफिनेशंस लिखना, और उसके बाद में ये वाली जो लाइन है, ये जो आंसर है लिखना है, जिससे कि क्या होगा, एग्जामिनर आपको पूरे नंबर दे देगा। ठीक है, इसीलिए मैंने वो पहले पॉइंट आपको लिखवाया है। देखो सीआरआर क्या होती है सर, जिसको नकद कोषानुपात कहते हैं। अब देखो भाई, सीआरआर से न्यून मांग और अधिमांग की समस्या को कैसे ठीक कर सकते हैं। तो देखो भाई, अगर आपको अधिमांग की अगर स्थिति को अगर ठीक करना है तो सीआरआर को बढ़ा दो। ठीक है, अगर अधिमांग की समस्या को अगर ठीक करना है तो सीआरआर को बढ़ा दो। अब सीआरआर क्या होती है आपको पता ही है कि भाई व्यावसायिक बैंकों को अपनी कुल जमा का एक निश्चित भाग जो आरबीआई के पास में जमा करवाना होता है। अब जैसे 1 लाख रुपए का 10% जो कंपल्सरी था जो आरबीआई के पास में जमा करना होता है। अगर आरबीआई ये तय कर दे कि भाई हर व्यावसायिक बैंकों को 20% अपने कुल जमा का जो जमा करवाने होगी, ठीक है भाई, प्रत्येक व्यावसायिक बैंकों को अपने कुल जमा है उसका एक निश्चित भाग जो आरबीआई को जमा रखना होगा। अब 10% से अगर 20% कर दे, मतलब 1 लाख रुपए से बढ़ा, 1 लाख रुपए था और 1 लाख रुपए का पहले हम कितना जमा करवाए थे, 10,000 रुपए। अब अगर आरबीआई बढ़ा के सीआरआर की रेट 10% से 20% कर दिए, 20% कर दिए, तो अब व्यावसायिक बैंकों को कितना जमा करवाना होगा, 20%, मतलब 20,000 रुपए जो आरबीआई को जमा करवाना होगा। और जब आरबीआई को 20,000 रुपए जमा करवाना होगा तो इससे क्या होगा सर, नकद कोष के अंदर कमी होगी। समझ में आया? जब नकद कोष के अंदर कमी होगी तो व्यावसायिक बैंक क्या करेगी, ऋण देना कम कर देगी। समझ में आया कि नहीं? अगर अधिमांग की समस्या को ठीक करना है तो सीआरआर को बढ़ा दो, और जब सीआरआर को बढ़ाओगे तो नकद कोष के अंदर कमी आ जाएगी, और जब नकद कोष के अंदर कमी आएगी तो व्यावसायिक बैंक क्या करेगी, साख की मात्रा कम कर देगी, साख की मांग को कम कर देगी, उधार देना कम करेगी। और अगर आपको न्यून मांग को अगर ठीक करना है तो क्या करना होगा सर, तो सीआरआर की रेट कम होगी, और जब सीआरआर की रेट कम हुई तो क्या हुआ सर, तो कोष के अंदर वृद्धि हुई, और जब कोष के अंदर वृद्धि हुई तो साख की मांग बढ़ेगी। समझ में आया? यही चीज मैंने यहाँ पर लिखा कि अगर अधिमांग की स्थिति को ठीक करना है तो सीआरआर को बढ़ा दो, जिससे व्यावसायिक बैंकों के पास नकद कोष में वृद्धि होगी। और इसी के विपरीत अगर सीआरआर को कम करोगे तो न्यून मांग, ठीक है, तो सीआरआर को कम कर दिया जाता है, और जब न्यून मांग को अगर ठीक करना है तो भाई क्या होगा, नकद कोष में वृद्धि होगी। मतलब अगर सीआरआर को कम कर दिया जाता है तो क्या होगा, तो सर न्यून मांग को ठीक करने की आवश्यकता होती है। अगर भाई सीआरआर को कम कर रही है, ठीक है, यहाँ पर मैं जिससे वैसे थोड़ा कर देता हूँ कि सीआरआर को कम कर दिया जाता है तो तब ठीक है, अगर सीआरआर को कम कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं कि भाई न्यून मांग की समस्या को ठीक करना है, ठीक, ताकि क्या होगा, साख की मांग बढ़ जाएगी और व्यावसायिक बैंकों के नकद कोष में भी वृद्धि होगी। समझ में आया? बिल्कुल सर। उसके बाद में अगला पॉइंट क्या कह रहा है, एसएलआर। ठीक है, अभी एसएलआर क्या है, तो सर पहले तो वही बात डेफिनेशन लिखो और उसके बाद में ये आगे वाले लिखने। अधिमांग की समस्या को अगर ठीक करना है तो एसएलआर को बढ़ा दो। ठीक है, अगर अधिमांग की समस्या को अगर ठीक करना है तो आप लोग एसएलआर को बढ़ा दो। ठीक है, और एसएलआर को बढ़ाओगे तो इससे क्या होगा सर, व्यावसायिक बैंकों के जो कोष है उसमें वृद्धि हो जाएगी। समझ में आया? अगर एसएलआर को बढ़ाओगे तो व्यावसायिक बैंकों के पास में नकद कोष में थोड़ी कमी होगी। ठीक है, यानी कि अगर जाहिर सी बात है भाई, अगर ये तय कर दे कि भाई आरबीआई कॉमर्शियल बैंकों के पास में जो भी एसएलआर है उसको अगर बढ़ा दे तो भाई उनका जो भी फंड है वो फंड क्या होगा, कम होगा। ठीक है,
और इसी के विपरीत अगर एसएलआर को कम करेंगे तो न्यून मांग को ठीक करने की वैसे बैंकों के पास में नकद कोष बढ़ जाएगा। समझ में आया? अगर अधिक मांग है कि भाई डिमांड ज्यादा हो रही है और डिमांड को अगर कम करना है तो क्या करना होगा सर? एसएलआर को बढ़ा दो। अगर डिमांड ज्यादा है, अगर डिमांड ज्यादा हो रही है, ठीक है, तो क्या करना होगा सर? तो एसएलआर को बढ़ा दो। जब एसएलआर को बढ़ाओगे तो कोष के अंदर कमी होगी। समझ में आया? बिल्कुल सर। और अगर न्यून मांग को अगर ठीक करना है कि भाई डिमांड कम है तो क्या करना होगा? एसएलआर को कम कर दो, कोष के अंदर वृद्धि हो जाएगी। जब कोष में वृद्धि होगी तो स्वतः ही हो सकता है। समझ में आया? एसएलआर को अगर कम करोगे तो न्यून मांग को ठीक करने के लिए वैश्विक बैंकों के पास में नकद कोष बढ़ जाते हैं। समझ में आया? तब कर दो, ठीक है। बिल्कुल। अब देखो भाई इंपॉर्टेंट पॉइंट वापस आ रहा है, सीमांत आवश्यकता। सबसे पहले वही बात कि भाई सीमांत आवश्यकता की परिभाषा लिखो और उसके बाद में उसकी कंडीशंस के बारे में लिखो। सीमांत आवश्यकता क्या होती है? मैंने अभी मोबाइल के एग्जांपल देके बताया कि भाई 15,000 रुपए का मोबाइल है और उसका एक मिनिमम पेमेंट जो आपको एडवांस के रूप में पे करना होता है और बाकी का आप ईएमआई प्लस इंटरेस्ट के साथ में पे कर सकते हो, ठीक है। तो जो उधार लेने वाले हैं उनको अपनी कोई भी कीमती जो गिरवी वस्तु है वो उधार देने वाले के पास में रखनी होती है, ठीक है। मतलब देखो, अगर अधिक मांग की समस्या को अगर ठीक करना है तो क्या करना होगा सर? तो सर सीमांत आवश्यकताओं को बढ़ा दो। समझ में आया? अगर अधिक मांग को अगर ठीक करना है कि भाई डिमांड ज्यादा हो रही है तो आप क्या करो? मिनिमम पेमेंट है उसको बढ़ा दो, ठीक है। 30% से आप 50% कर दो या 60% कर दो। तो उससे क्या होगा? तो सर उससे साख की मांग कम होगी। अगर आप मिनिमम पेमेंट को बढ़ाओगे, ठीक है, और इंटरेस्ट के रेट को अगर बढ़ा दोगे तो उससे क्या होगा सर? तो उससे आप अधिक मांग को कम कर सकते हैं। और अगर न्यून मांग को अगर ठीक करना है तो सर आप क्या करोगे? सीमांत आवश्यकता को कम कर दोगे। समझ में आया? अगर सीमांत आवश्यकता को कम करोगे तो स्वतः आपकी बढ़ जाएगी न्यून मांग। समझ में आया? बिल्कुल। अब देखो खुले बाजार की क्रिया। एग्जाम में प्रश्न ये भी आता है, अगर एग्जामिनर ने ध्यान रखना सीमांत आवश्यकता, खुले बाजार की क्रिया, नैतिक दबाव और साख की राशनिंग दे दी ना भैया तो हालत खराब हो जाएगी। ध्यान रखना, इसीलिए कह रहा हूं इसको बहुत अच्छे से क्लियर करना, क्योंकि जिस दिन आपकी अगर किस्मत खराब निकली उस दिन अगर एग्जामिनर दे दिया तो भाई गड़बड़ हो जाएगी। ध्यान रखना, इसीलिए कह रहा हूं समय है, बहुत अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दो, ठीक है। देखो खुले बाजार की क्रिया क्या होती है? तो भाई जो भी प्रतिभूतियां है उसको खरीदने और बेचने की जो क्रिया होती है उसको कहते हैं खुले बाजार की क्रिया। अब देखो कि सब खुले बाजार की क्रिया कैसे न्यून मांग और अधिक मांग को ठीक करेगी। तो देखो भाई, अगर अधिक मांग को अगर कंट्रोल करना है तो क्या करना होगा सर? तो आरबीआई वैश्विक बैंकों को प्रतिभूतियां बेचेगी। समझ में आया? अगर डिमांड ज्यादा हो रही है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगी सर? तो सर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने कॉमर्शियल बैंकों को प्रतिभूतियां बेचने का प्रयास करेगी। समझ में आया? कि भाई डिमांड जब ज्यादा होगी तो आरबीआई क्या करेगी? प्रतिभूतियों को बेचने का प्रयास करेगी। और अगर मान लीजिएगा न्यून मांग है कि भाई डिमांड कम है तो क्या करेगी आरबीआई? तो सर आरबीआई वैश्विक बैंकों से प्रतिभूतियों को खरीदने का प्रयास करेगी। समझ में आया? अगर डिमांड कम है तो आरबीआई वैश्विक बैंकों से खरीदने का प्रयास करेगी और अगर डिमांड ज्यादा है तो आरबीआई वैश्विक बैंकों को बेचेगी। समझ में आया? अगर डिमांड ज्यादा है, अधिक मांग है और अधिक मांग की समस्या को ठीक करना है तो कैसे करेगी सर? तो सर अधिक मांग की समस्या को ठीक करने के लिए आरबीआई वैश्विक बैंकों को प्रतिभूतियों बेचने का काम करेगी। और अगर न्यून मांग है तो कैसे कंट्रोलिंग होगी? तो सर आरबीआई वैश्विक बैंकों से खरीदने का प्रयास करेगी। अगर आरबीआई वैश्विक बैंकों को बेच दिए तो वो कौन सी समस्या ठीक करेगी? अधिक मांग की। और अगर आरबीआई वैश्विक बैंकों से खरीद रही है, अगर आरबीआई कॉमर्शियल बैंकों से खरीद रही है तो वो न्यून मांग की समस्या को ठीक करेगी। ठीक है, बिल्कुल सर। उसके बाद में देखो भाई नैतिक दबाव। नैतिक दबाव के अंदर क्या हो रहा है? ठीक है, जिसको हम रेस्ट्रिक्शन भी कह सकते हैं। तो सर क्या होता है? देखो आरबीआई द्वारा वैश्विक बैंकों पर अपने दिशा निर्देश का अनुसरण करने के लिए
डालने वाले नैतिक दबाव से। मतलब कभी कभी न्यून मांग और अधिक मांग को ठीक करने के लिए एक्चुअली क्या है कि भाई आरबीआई अपने कॉमर्शियल बैंकों पर कई सारे डायरेक्शन है जो देती रहती है, दिशा निर्देश है जो जारी करती रहती है। ठीक है, अब देखो भाई अगर न्यून मांग को अगर ठीक करना है ना तो वो क्या करेगी सर, तो न्यून मांग को ठीक करने के लिए वह ऋण देने में उदार है। ठीक है, समझ में आया। और अगर अधिक मांग की समस्या को अगर ठीक करना है तो वह चयनात्मक होगा। मतलब अगर न्यून मांग को अगर ठीक करना है कि भाई डिमांड कम है और आपको अगर इस समस्या को ठीक करना है तो आप कैसे करोगे, तो सर न्यून मांगों को ठीक करने के लिए हम लोग नैतिक दबाव डालना कम कर देंगे, मतलब उन पर दिशा निर्देश कम करेंगे। समझ में आया। और अगर अधिक मांगों की समस्या को अगर ठीक करना है तो हम लोग सभी व्यक्तियों को ऋण नहीं देंगे। समझ में आया, सभी व्यक्तियों को ऋण नहीं देंगे, मतलब हम उनका चयन करके उनको ऋण देंगे। ठीक है, उन पर हम कुछ नैतिक दबाव डालने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल सर। अब देखिएगा साख की राशनिंग पे सबसे इंपॉर्टेंट है और कंफ्यूजिंग पॉइंट है, और जिस दिन किस्मत खराब मिली उस दिन ये पॉइंट आपका मिल जाएगा, ध्यान रखना। अगर ये पॉइंट आ गया तो उस दिन आपकी किस्मत खराब है, ध्यान रखना। इससे अच्छा इस पॉइंट को एकदम क्लियर कर दो क्योंकि ये पॉइंट आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। देखो ये क्या होता है सर, सबसे पहले साख की राशनिंग देखो कि भाई इसका अर्थ यह है कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के लिए साख की निर्धारित सीमाओं के अनुसार ऋण देना। ठीक है, जो भी रेस्ट्रिक्शन के अंदर यानी कि दिशा निर्देश के अंदर जो तय कर रखे हैं कि भाई इस नियमों का पालन करते हुए आपको ऋण देना है या आपको उधार देना है। ठीक है, अब देखो भाई अगर अधिक मांग की समस्या को ठीक करना है तो वो कैसे करेगी, तो सर वो अधिक मांग की समस्या को ठीक करने के लिए महंगी मुद्रा नीति का अनुसरण करेगी, और न्यून मांग को अगर ठीक करना है तो वो सस्ती मुद्रा नीति को अनुसरण करेगी। अब ये सब महंगी मुद्रा नीति और सस्ती मुद्रा नीति का क्या मतलब है, देखो भाई अगर आपको अधिक मांग की समस्या को अगर ठीक करना है तो साख की राशनिंग में क्या होगा सर, तो वो आप पर दबाव डालना कम करेगी, मतलब रेस्ट्रिक्शन थोड़ा कम करेगी। ठीक है, मतलब वो आप पर इतना दिशा निर्देश कंट्रोलिंग नहीं करने की कोशिश करेगा। ठीक है, आपको लोन देगी, पैसा भी देगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि मार्केट के अंदर क्या है एक्चुअली, तो सर मार्केट के अंदर अधिक मांग है। ठीक है, और अधिक मांग को अगर ठीक करना है तो हम लोग महंगी मुद्रा नीति को अपनाएंगे, और अगर न्यून मांग को अगर ठीक करना है तो सस्ती मुद्रा नीति। महंगी का मतलब ये है कि भाई डिमांड ज्यादा है और डिमांड को मुझे कम करना है। क्या कह रहा हूँ कि भाई अर्थव्यवस्था के अंदर अगर डिमांड ज्यादा हो रही है, अधिक मांग हो रही है, और उस डिमांड को अगर कंट्रोल करना है तो मैं क्या करूंगा सर, तो उसको कंट्रोल करने के लिए मैं कई सारी नीतियां, कई सारे जो दिशा निर्देश है, कई सारे जो नियम है उनको मैं जारी करूंगा। समझ में आया, उनके ऊपर मैं दबाव डालने की कोशिश करूंगा, ब्याज की दर को मैं बढ़ा दूंगा, ये काम होगा। रेपो रेट बढ़ेगी तो ब्याज दर स्वतः ही बढ़ जाएगी। समझ में आया, तो इससे क्या हो जाएगी, तो सर इससे मांग कम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि 5% की जगह पे मैं 10% का इंटरेस्ट लेने की कोशिश करूंगा तो मेरी डिमांड भी कम हो सकती है। ठीक है, और अगर न्यून मांग को अगर ठीक करना है तो मुझे उन पर थोड़ा डेट लेनी होगी। ठीक है, यानी कि हर व्यक्ति को मैं ऋण दे सकता हूं, ऐसे मुझे दिशा निर्देश जारी करने होंगे। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, साख की राशनिंग। समझ में आया, अगर न्यून मांग को ठीक करना है तो मैं उन पर क्या करूंगा, यानी कि हर व्यक्ति को ऋण दे दूंगा। ठीक है, इससे क्या हो जाएगी, मांग बढ़ जाएगी, और इनके ऊपर एक्चुअली दिशा निर्देश थोड़ा कम करूंगा। ठीक है, इनके ऊपर थोड़ा दबाव कम डालूंगा। अगर दबाव कम डालूंगा तो मांग बढ़ जाएगी, और जहां पर मांग ज्यादा है उसको कम करना है तो क्या करना, तो सर उनके ऊपर महंगी मुद्रा नीति को अपना दो, मतलब उनके ऊपर भारी भारी कुछ नियम है वो बढ़ा दो, रेपो रेट को बढ़ा दे ताकि ब्याज दर बढ़ जाए, तो उससे क्या हो जाएगी, मांग कम हो जाएगी। समझ में, बिल्कुल। तो इसी के साथ में लेक्चर क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो आज की इस लेक्चर वीडियो के अंदर मैंने आपको मौद्रिक नीति के उपाय बता दिए। ठीक है, और साथ में राजकोषीय नीति के उपाय भी बता दिए, जिसको राजकोषीय उपाय भी कहते हैं। तो ध्यान रखना, जब आप मौद्रिक उपाय लिखोगे तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशंस लिखते हैं और उसके बाद में इन पॉइंट को लिखना है।
समझ में आया? और ये एग्जाम के अंदर 6 नंबर का प्रश्न है या 4 नंबर का प्रश्न आपको मिलता ही मिलता है, और सीबीएसई के अंदर भी आता रहता है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर भी ये प्रश्न 4 नंबर या 6 नंबर का रहता है, क्योंकि इस पॉइंट को अगर आप अच्छे से कर दे तो इससे आपके 2 टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे, एक तो मुद्रा बैंकिंग और एक आपके ये वाला जो चैप्टर है यूनियन मांग और डिमांड को ठीक करने के उपाय। क्लियर है? ठीक है सर, तो इसको नोट कर दो और नेक्स्ट अगले लेक्चर के लिए मिलते हैं। ओके बाय।